तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्वमोहन से ही। विश्वमोहन, आपको बताने जा रहे हैं यूबीएस की रिपोर्ट इस समय क्या कह रही है, फिर हम बातचीत करेंगे अश्विंदर राज से, फिर ब्रेक लेने के बाद बातचीत होगी हमारी दीपक कपूर से। तो पहले विश्वमोहन आपसे शुरू करते हैं, जरा बताइए यूबीएस की रिपोर्ट क्या कह रही है। सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर्स ही नहीं, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस का भी देश के प्रॉपर्टी मार्केट पर काफ़ी भरोसा बढ़ता जा रहा है। इससे पहले वाले शो में हमने बताया था कि किस तरह से जेफरीज का भरोसा भारत के रियल एस्टेट मार्केट पर है, उस तरह से अब यूबीएस की भी भारत के रियल एस्टेट मार्केट को लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उनको लग रहा है कि भारत के रियल एस्टेट मार्केट में ज़बरदस्त ग्रोथ की संभावना है और जो तेजी का साइकिल चल रहा है, जो तेजी का ट्रेंड चल रहा है, वो अगले 5 सालों तक कंटिन्यू रहने की संभावना है। और भारत के रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ की तुलना जो चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट में जो बूम आई हुई थी 2021 तक जो बूम चली थी, उस दौर से तुलना भारत के रियल एस्टेट मार्केट से की गई है, क्योंकि जिस तरह के रेगुलेशंस में यहाँ पर सुधार हुए हैं वो एक सपोर्टिव फैक्टर है, अफोर्डेबल प्राइसिंग है, जो स्टेबल इंटरेस्ट रेट रिजीम है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ के मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। एक एक सेगमेंट की अगर हम बात करें, रेजिडेंशियल सेगमेंट की बात करें, तो यहाँ पर अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ साथ ब्याज दरों में काफ़ी समय से स्थिरता दिख रही है, उसका सपोर्ट मिल रहा है, डिमांड अच्छी है, लोगों की इनकम बढ़ रही है, उसका फ़ायदा मिलेगा। और एनुअल बेसिस पे सालाना आधार पर 15% CAGR ग्रोथ की उम्मीद यूवीएस को रेजिडेंशियल सेगमेंट में है। वहीं कमर्शियल सेगमेंट को लेकर यूवीएस को लगता है कि 26% CAGR की उम्मीद है अगले 5 सालों में, यानी अगला 5 साल रियल एस्टेट मार्केट के लिए उनको रेजिडेंशियल सेगमेंट में 15% CAGR और कमर्शियल सेगमेंट में 26% CAGR की उम्मीद है। कमर्शियल सेगमेंट को लेकर उनका यह भी कहना है कि जिस तरह से वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस का ट्रेंड बदला है, उसका भी फायदा मिलेगा, साथ ही नए डेटा कैपेबिलिटीज सेंटर देश में आ रहे हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें अभी फेवर में है। कंपनीज के लिहाज से अगर बात की जाए तो उनके भी डेट लेवल में काफ़ी सुधार हो रहा है, कर्ज काफ़ी कम हो रहा है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी मजबूत हो रही है, नए प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं और वहाँ पर रेगुलेटरी रिजीम भी काफ़ी सपोर्टिव है। वो सारे फैक्टर्स पूरे ही रियल एस्टेट मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि उनको लगता है कि जो लीडिंग कंपनीज है उनको इसका ज़्यादा फायदा मिलेगा, और वो खास करके 3 जो मेजर कंपनीज है जिस पर उनका भरोसा काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, जिसमें DLF, प्रेस्टीज एस्टेट्स और ओबेरॉय रियल्टी। उनको लग रहा है कि इनमें काफ़ी तेज़ी का ट्रेंड है और काफ़ी संभावनाएं ज़्यादा दिखती है, और इनकी ग्रोथ का जो ट्रेंड है कम से कम 3 से 5 सालों तक चलने वाला है, और इनकी बैलेंस शीट में भी काफ़ी सुधार देखने को मिला। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आने वाले वक्त में भी रियल एस्टेट मार्केट की जो ग्रोथ है आगे भी कंटिन्यू होती दिखेगी। ठीक है विश्वमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ऐसी कुछ और बेहतरीन रिपोर्ट्स आप हमारे सामने लेके आते रहेंगे ताकि हमको थोड़ी और गाइडेंस मिल सके। अब हम अश्विंदर राज से बातचीत करते हैं ताकि थोड़ा और कैलकुलेशंस बिठा पाएँ ये जो खबर मार्केट के अंदर चल रही है। देखिए, एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये पता लगा कि 32% साल दर साल एनसीआर की प्रॉपर्टीज़ बढ़ी। सारी प्रॉपर्टीज़ देश की मेट्रो सिटीज़ की करीब डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है। 2023-2024 का साल जितना बेहतर रहा, क्या 2025 भी वैसे ही बेहतर हो रहा है? डबल डिजिट की ग्रोथ आएगी नहीं आएगी? आप जो खरीद रहे हो महंगा खरीद रहे हो क्या नहीं खरीद रहे? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस के जवाब आज आपको अश्विंदर से बातचीत करने पे पता लग जाएंगे। अश्विंदर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपका लंबा अनुभव है, आपने बजाज फाइनेंस, ICICI, डॉशे बैंक, इन सब में काम किया। आपके पास नॉलेज है एनरॉक के एज ए फाउंडर मेंबर होने की। आपने JLL के CEO की तरह काम किया है और अभी आप BCD ग्रुप में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर कामकाज कर रहे हैं। तो इस 30 साल के लंबे अनुभव का थोड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ भी शेयर कीजिए अश्विंदर। पहले तो ये बताइए कि जो साल 2023-24 के अंदर ग्रोथ रही है ये डबल डिजिट की रही है कई जगहों पर, तो इनफैक्ट दिल्ली NCR में तो 32% तक दाम बढ़े हैं। आप जरा हमको ये बताइए, क्या 2025 भी इसी तरह की ग्रोथ के साथ हम एंटर कर रहे हैं? डिमांड की सिचुएशन क्या रहेगी और कैसे सिचुएशन बनने जा रही है? थैंक यू डिम्पी, थैंक यू सो मच। देखिए, ये जो 2024 का साल रहा है बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड साल रहा है। अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं जो लॉन्च हुए थे 2024 के अंदर और 2023 के अंदर, 2023 के अंदर टॉप 7 सिटीज के अंदर जब लॉन्च हुई थी प्रॉपर्टी, उसकी एवरेज प्राइस थी 1 करोड़। 2024 के अंदर वो जो प्राइस है वो 1 करोड़ 25 लाख हो गई है पर यूनिट।
25% की इंक्रीज लॉन्च पर कभी भी नहीं मिली। इसीलिए ये बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड साल रहा है। मुझे नहीं लगता 2025 के अंदर इस तरह की ग्रोथ आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसके अंदर फिर क्या होता है, लोग बात करने लग जाते हैं क्या ये बबल है, ये क्यों इतना बढ़ रहा है। हुआ क्या है कि 2013 से लेकर 2020-21 तक कीमतें जो थी बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, एक्चुअली वो स्टैग्नेंट थी। कुछ 4-5% की कहीं पर बढ़ोतरी हुई, कहीं पर स्टैग्नेंट थी, कहीं पर गिर भी गई। 2022, 21, 22 और 23 के अंदर कीमतें बहुत बढ़ी। एक्चुअली 2021 से लेकर 2024 तक कई जगह पर कीमतें डबल भी हुई हैं। मुझे नहीं लगता 2025 के अंदर वही ट्रेंड रहेगा, बट क्योंकि एक सस्टेन्ड डिमांड है, एंड यूजर की डिमांड है, फर्स्ट टाइम होम बायर की डिमांड है, 5 से 7% की ग्रोथ हमें अगले 3-4 साल दिखती रहेगी, अनलेस एंड अनटिल कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा हो जाए कि सडनली वो ग्रोथ ना हो। अश्विंदर, जैसे आप कह रहे हैं कि 5 से 7% की ग्रोथ आगे रह सकती है, तो क्या पैसा फिर एफडी में डाल दें? एफडी में तो 7% मिलेगा। देखिए, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। एफडी के अंदर 7% मिल रहा है और आप 7% के ऊपर टैक्स भी दे रहे हो 33% का। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर आप रह रहे हो तो वो जो कैपिटल एप्रिसिएशन है 2-3 साल के अंदर, वो भी है, एक स्टेबिलिटी भी मिलती है। और अगर 1-2 साल ऐसे आ जाते हैं जहां पर डिमांड सप्लाई से ज्यादा बढ़ जाती है, तो सडनली रियल एस्टेट की जो ग्रोथ है वो एफडी से ज्यादा हो जाती है। बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आपको रियल एस्टेट तब लेनी चाहिए, या आपके पास एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, या आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं और आपको एक बड़ा घर चाहिए, या आपका एक पहला घर है। अगर आपकी ईएमआई पहले से ही काफी ज्यादा है, तो मैं ओवर लीवरेज कर कर एक और घर खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। वहां पर मैं बोलूंगा कि थोड़ा सा आदमी को सावधान होकर ही चलना चाहिए। अश्विंदर, जैसे आपको पहले ही पता है कि सप्लाई पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो चुकी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि डिमांड भी एब्जॉर्ब हो जाएगी? डिमांड कहीं कम तो नहीं हो जाएगी? अगर डिमांड बनी रहेगी तो ग्रोथ कितनी होगी? टिम्पी जी, आपने खुद ही बहुत अच्छा क्वेश्चन देकर उसको समझाया है और आंसर दिया है। हुआ क्या था कि 2021, 22, 23, 24 के अंदर जो सप्लाई थी वो इतनी नहीं थी और डिमांड एकदम बढ़ गई थी। डिमांड क्यों बढ़ गई थी कि काफी लोग जो शेयर्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे थे, उन्होंने बोला कि अपना घर होना बहुत जरूरी है। अब हुआ क्या है, क्योंकि न्यू लॉन्चेस आ चुकी हैं, सप्लाई आ चुकी है, इसीलिए मैंने बोला कि जो डिमांड है वो नहीं गिरेगी, और ग्रोथ जो है 5 से 6% की रहेगी। एंड ये आने वाले टाइम में डिमांड और सप्लाई अब थोड़ी बैलेंस होगी। इसीलिए डेवलपर्स को भी प्राइस इंक्रीज करने से पहले बहुत ध्यान से आगे चलना चाहिए, क्योंकि अब वो उस तरह की डिमांड नहीं है जो पिछले 2 सालों में थी। डिमांड है, कंसिस्टेंट रहेगी, रेगुलर रहेगी। एक और क्वेश्चन अश्विंदर निकल के आता है ये कि लैंड तो भी है नहीं, काफ़ी हद तक एक्विजिशंस हो रही हैं बड़े शहरों में, टैक्स कम हो नहीं सकता, सरकार की अपनी मजबूरियां, टैक्स कम होगा नहीं, तो अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग कैसे जनरेट होगी मार्केट के अंदर? बड़े शहरों के आसपास ज़मीन नहीं, टैक्स कम हो नहीं सकता, तो अफोर्डेबिलिटी मकान बनेंगे कैसे फिर? देखिए, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा, आपने टफ क्वेश्चन ही पूछा है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डेवलपर्स को एफएसआई देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो शहरों के बीच में जगह है उसके अंदर एफएसआई बढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए, प्रॉब्लम क्या आ रही है, अर्बन प्लानिंग की प्रॉब्लम आती है ट्रैवल टाइम में। अब ट्रैवल टाइम में क्या है कि सारे लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे तो ट्रैफिक बढ़ेगा। अभी जो सीबीडी है, जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर एफएसआई कम है, वहां पर एफएसआई देनी पड़ेगी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर सीबीडी के अंदर एफएसआई ज्यादा है, ताकि लोग ट्रैवल कम करें। और कहीं ना कहीं अगर आप एफएसआई नहीं बढ़ाओगे तो डेवलपर का मार्जिन तो कम हो ही रहा है, बिकॉज लैंड कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, टैक्सेशन है, मल्टीपल लेवल पर टैक्सेस आ चुके हैं। अगर 7,500 रुपए पे अगर आप आज एक घर बेचते हो, उसमें से 2,000 रुपया टैक्स पे चले जाता है, फिर कुछ 500 रुपया अप्रूवल्स वगैरह पे चला जाता है, फिर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाती है, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट आ जाती है। और बियॉन्ड अ पॉइंट जो डेवलपर है वो ज्यादा कीमत भी नहीं बढ़ा सकता, बिकॉज जैसे आपने बोला, अगर आप अफोर्डेबिलिटी भूल जाओगे तो आपका जो कस्टमर, मेन कस्टमर सेगमेंट है, जिसको एक पर्टिकुलर बजट में घर चाहिए, उसको तो घर मिल ही नहीं पाएगा। तो ये काफी सर्कुलर प्रॉब्लम है, और उसके लिए ऑब्वियसली टैक्सेस तो मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कम होने वाले हैं।
पर गवर्नमेंट को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखना पड़ेगा। अप्रूवल कॉस्ट के अंदर मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा हमारे को कुछ अभी और कुछ ऐसा होगा कि जिससे डेवलपर को फायदा होगा। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एफएसआई ज्यादा देना पड़ेगा, और जो सेंट्रल है टाउन का, जिसको ब्राउन फील्ड बोलते हैं, वहां पर एफएसआई ज्यादा देना पड़ेगा, ताकि वहां पर और कंस्ट्रक्शन हो सके, मॉडर्न अम्यूनिटीज की तरह से मॉडर्न पार्किंग बन सके, और ज्यादा जो घर हैं वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में भी बने और बाहर भी बने। अश्विंदर, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे और होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट होम इंडिया है, लेकिन हम सेकंड होम अगर विदेश में खोलना चाहें, बनाना चाहें, तो क्या बना सकते हैं? क्योंकि मैं एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो रिसर्च रिपोर्ट आपके सामने भी आएगी। आप उसमें देखेंगे जो लैंड के प्राइजेज़ हैं, भले वो इंडिया में थोड़े ज़्यादा बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, यूएस, बट वहाँ पे रेंटल यील्ड काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप वहाँ पे मकान खरीदते हैं तो आपको किराया का काफ़ी अच्छा मिल सकती है इनकम के तौर पर। तो आप इसकी पुरजोर ये बात रखेंगे आप दर्शकों के सामने कि सेकंड होम फॉरेन में होना चाहिए? नहीं, ये तो बहुत, आई थिंक ये हमने कहीं पर भी डिस्कस नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप इंडिया को बाकी जगह से कंपेयर करें, लैंड प्राइसेस आप जो बोल रहे हैं ज्यादा हैं, वो क्यों है? क्योंकि रिस्क ज्यादा है इंडिया के अंदर। रेगुलेटरी रिस्क जो है, रेगुलेशन जो है, रेरा है, उसको सिर्फ 6-7 साल हुए आए हुए। बाकी जितनी मार्केट्स हैं, यूएस, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, वहां पर रेरा कम से कम 15-20 साल पुराना है। वहां पर बाईलॉज बहुत स्ट्रांग है। वहां पर ओवरऑल अगर आप देखें, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन भी शायद पिछले 2-3 साल में इंडिया के बराबर की होगी, और रेंटल यील्ड भी ज्यादा है। रीजन ये है कि वो हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स हैं और पुराने टाइम से रेगुलेटेड हैं। अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और अगले 4-5 साल के अंदर आप देखेंगे हमारी रेंटल यील्ड जो है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हो जाएंगी, बिकॉज हमारी रेगुलेशन पुरानी हो जाएगी। हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगी, ये स्मार्ट सिटीज बन जाएंगी जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं। और अगर आप यूएस का एग्जांपल देखिए, सैन फ्रांसिस्को के आसपास डबलिन, फ्रीमॉन्ट, प्लेजेंटन, ये सारी जगह जो हैं, वहां पर लोग रहते हैं और फिर वो सैन फ्रांसिस्को आते हैं। अब बैंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, अगर हम दिल्ली की बात, आप देखिए कि अगर आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं शाम को, तो आपको 2 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज एक ही गुड़गांव है और एक ही दिल्ली है। सॉरी, अगर आप गुड़गांव से दिल्ली जाते हैं। सो हुआ क्या है कि इन्वेस्टमेंट एंट्री कॉस्ट इंडिया में कम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट एंट्री कॉस्ट देखेंगे जो यूएस के अंदर है, या सिंगापुर के अंदर है, या यूके के अंदर है, प्रॉपर्टी खरीदने की, शायद वो ज्यादा है, बट हमारी इन्वेस्टमेंट एंट्री कॉस्ट कम है, हाउएवर डॉलर टर्म्स के अंदर। बट बिकॉज हमारे जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, अभी भी उसके अंदर बहुत काम बाकी है। जब तक लैंड रिफॉर्म नहीं होगा, लैंड अवेलेबिलिटी नहीं होगी। जब तक लैंड अवेलेबिलिटी नहीं आएगी डिम्पी, तब तक हमारी लैंड प्राइसेस कम नहीं होंगी, बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर लैंड में भी है। तो अगर लैंड की सप्लाई ही नहीं बढ़ रही और डिमांड बढ़ती जाएगी, तो लैंड की कीमत बढ़ती जा रही है। लैंड की कीमत बढ़ती जा रही है, उसी लैंड को लेने के लिए और ज्यादा लोग हैं। उस चक्कर में लैंड प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, बट रेंटल यील्ड नहीं बढ़ रही है। रेंटल यील्ड सिर्फ उन मेट्रोस के अंदर ही बढ़ रही है। दैट इज द रीजन। अश्विंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपसे चर्चा करके काफ़ी हमको गाइडेंस मिली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बातचीत करेंगे दीपक कपूर से, जो कि गुलशन होम्स के डायरेक्टर हैं और साथ ही को चेयरपर्सन हैं पीआर कमेटी क्रेडाई के, ताकि वो इस एरिया के बारे में काफ़ी फेमिलियर हैं। वो आपको बता पाएंगे कि दिल्ली एनसीआर की यथास्थिति इस समय क्या चल रही है, क्या ग्रोथ आएगी नहीं आएगी, 2025 आपके लिए कैसे जा रहा है, ये पूरा उनसे ब्यौरा लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दीपक जी से बातचीत करने का वक्त हो चुका है। जैसे मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि दीपक कपूर इस एरिया से काफ़ी वाकिफ़ हैं और काफ़ी इंटेलिजेंटली और काफ़ी फैक्चुअल डाटा से आपकी हेल्प करेंगे। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ET न्यूज़ को समय देने के लिए। और हम इसी चीज़ पे अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि 2023-24 रियल एस्टेट में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ का साल था। कई लोगों को तो आदत सी पड़ गई है। क्या 2025 के अंदर भी ऐसी ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी, या फिर हम थोड़े ठंडे पड़ने जा रहे हैं? नहीं, देखिए, मेरा कहना ये है कि इसमें डायरेक्शन बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं।
बट जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं नंबर गेम में, तो नंबर गेम में कि अगर ये ग्रोथ आई है और जिसमें हम कहते हैं कि इतनी परसेंटेज ग्रोथ आई है, जो रिपोर्ट कह रही है कि अराउंड 32% की ग्रोथ है, तो हो सकता है 32% की ग्रोथ ना आए, पर डबल डिजिट की ग्रोथ बिल्कुल संभव है, पॉसिबल है, और उसी डायरेक्शन में इस टाइम जो सेंटिमेंट्स है उसी डायरेक्शन में है। तो इसलिए आपका क्वेश्चन था क्या ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? यस, ग्रोथ डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज हम इस जोन की बात करें तो ये काफी ही सब प्राइम रेटों पे घूम रहा था, बहुत ही लो लेवल पे घूम रहा था। तो एक वो करेक्शन मार्केट की ड्यू थी जो हमने देखी कि 23-24 में करेक्शन आई है, एंड रियल एस्टेट में करेक्शन काफी सालों के बाद आई है, जो बहुत ही जरूरत थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जिंदा रहने के लिए, इसको अच्छे काम करने के लिए, प्रॉपर बेटर डिलीवरी करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इस टाइम जो पहले 2 साल पहले जो दिक्कतें थी, परेशानी थी, जो कंज्यूमर अनरेस्ट था, आज वो कंज्यूमर अनरेस्ट सेटिस्फेक्शन में बदल गया है, बिकॉज रेटों में इजाफा हो गया काफी ज्यादा। तो रेटों में इजाफे से भी काफी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, तो यही हमने जी। देखा इस मार्केट में। और मुझे लगता है कि डबल डिजिट की ग्रोथ 2 साल आने वाले रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। हाँ, नंबर गेम में नॉट बी द सेम वन जो पिछले 1 साल में आई, बट डेफिनेटली ग्रोथ पाथ विल कंटिन्यू, ये इफेक्ट कंटिन्यू रहेगा। दीपक सर, एक चीज़ आपसे और हमको समझनी थी। देखिए, पहले सप्लाई ज़्यादा थी तो एब्जॉर्ब हुई, जब एब्जॉर्ब हो गई तो भाव बढ़े, काफ़ी हद तक पोजीशनिंग अच्छी हुई। अब ऐसा तो नहीं है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये एब्जॉर्ब हो जाए। अगर डिमांड एब्जॉर्ब होगी तो प्राइस हिल नहीं पाएंगे सर। एक बार आपकी कैलकुलेशन इस डिमांड पे, डिमांड अभी है मार्केट में रियल एस्टेट की, या फिर डिमांड भी कम हो रही है धीरे धीरे? एब्सोल्युटली आपकी बिल्कुल सोच सही डायरेक्शन में है, और ये हमारी क्रेडाई लीडरशिप की गवर्नमेंट से डिमांड भी यही है कि इसको हम तो कहते हैं प्राइस से लिंक मत करें, इसको एक साइज में लिंकिंग कर दें, कि एक साइज स्क्वायर फीट का डिसाइड कर दें, और उसको प्राइस एक्चुअली जो पीछे डिसाइड हुआ था अफोर्डेबल प्राइस वो बहुत कम था, और वो हुआ था 2016-17 में। आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो इसलिए हमारी रेगुलर गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि अफोर्डेबिलिटी डेफिनेशन में इसमें साइज में आ जाए, डिपेंडिंग अपॉन द जोन, की हम वेस्ट जोन की बात कर रहे हैं या मेट्रोपॉलिटन या नॉन मेट्रोपॉलिटन की बात कर रहे हैं। अगर हम खाली मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो दिल्ली और मुंबई के अंदर भी बहुत फर्क है प्राइसिंग सेगमेंट में। तो इसलिए प्राइसिंग की बजाय अगर साइज पे ऊपर आ जाए तो आई थिंक इससे ये मसला सॉल्व हो जाएगा, जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो मेंटेन रहेगी। दूसरी बात आपने बोली कि प्राइस पॉइंट पे जो रियल पॉकेट अफोर्डेबिलिटी है उसका क्या होगा। तो पॉकेट अफोर्डेबिलिटी ओवर द इयर्स हमने हमेशा देखा है कि शहर महंगे होते जाते हैं, तो इसलिए हमारा और गवर्नमेंट का मिलके दोनों का जॉइंट दायित्व होता है, हमारी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को धीरे धीरे बढ़ाते रहें, और थोड़ी सी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ईज ऑफ रीचिंग दैट नेबरहुड एंड कमिंग बैक टू द मेन सिटी, इसके ऊपर तवज्जो दें जो गवर्नमेंट दे रही है, जैसे मेट्रो, रैपिड रेल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। उससे होता क्या है कि लंबे डिस्टेंस की दूरी भी अगर वो साइजेबल टाइम में 30-35 मिनट में, 40 मिनट में हो जाती है, तो लोग अमूनन सैटेलाइट टाउनशिप में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अफोर्डेबल सेगमेंट में उनको मकान मिल जाता है। और वो काम सिंस शहरों में ज्यादा मिलता है, तो काम के लिए शहर में आते हैं, काम करके वापस अपने घर चले जाते हैं। तो यही वे फॉरवर्ड है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज अब ये सोचना कि भी शहर में लैंड को आप डबल जनरेट कर दें तो पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके ऊपर एफआर बढ़ा दें तो शहर के ऊपर प्रेशर आ जाता है, हालांकि एफआर भी बढ़ गई है, लेकिन शहर की जो बेसिक मूल सुविधाएं हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो हमें इसको डिसेंट्रलाइज ही करना पड़ेगा, उसमें गवर्नमेंट काफी काम कर रही है, कुछ काम हमें करना पड़ेगा। तो एक जो नए नए आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप है उसमें एक कोहेसिव डेवलपमेंट की जरूरत है। खाली हम उसमें इंडस्ट्री बना देंगे वो नहीं चलेगी। तो हमें एक बैलेंसिंग काम को बनाना पड़ेगा, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें रेजिडेंशियल डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। तो एक इकोसिस्टम, जो एक नई टाउनशिप होता है, एक इकोसिस्टम गवर्नमेंट के सपोर्ट से, डेवलपर के सपोर्ट से वहां जनरेट करने की बहुत जरूरत है, जिससे अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट को भी हम एड्रेस कर पाए, जो आज एक काफी जी। पीछे हो गया है अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट। तो उसको एड्रेस करने के लिए अगर ये इकोसिस्टम हम सैटेलाइट टाउनशिप जी। में डाल दें, तो यही एक सोल्यूशन है जो हम देख सकते हैं, और अल्टीमेटली यही रिजल्ट आगे लाएगा। दीपक सर, एक और क्वेश्चन भी है हमारा, वो अफोर्डेबिलिटी को लेकर है। अफोर्डेबिलिटी को लेकर ये क्वेश्चन है हमारा कि लैंड तो बढ़ नहीं सकती अब मेन एरिया से, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पास हैं, और
गवर्नमेंट अपने टैक्सेस कम करेगी नहीं, करीब 100 में से 40 रुपये तो गवर्नमेंट के टैक्स की बन जाते हैं। ये दोनों चीज़ें अगर ऐसी रहेंगी तो क्या हम अफोर्डेबिलिटी को भूल जाएं कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रह रहे हैं तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपया रखना होगा जेब में, तभी आपको बड़े शहरों में रहने का अधिकार है, ऐसा मान के चलें क्या? सर मेरा कहना है कि एवरी माइक्रो मार्केट बिहेव्स इन ए वेरी टिपिकल फैशन, और उसके लिए बिहेवियर इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टेइंग इन दैट मार्केट। वो कोई भी स्टार्ट ऑफ पॉपुलेशन, उसकी प्रोपेंसिटी टू स्पेंड, उसकी इनकम कितनी है, कितने पैसे वो खर्च सकता है, उसके ऊपर कमर्शियल मार्केट डिपेंड करती है। अगर हम कमर्शियल में भी बाइफरकेट करें तो मैं कमर्शियल रिटेल की बात कर रहा हूँ। अगर हम कमर्शियल ऑफिस स्पेस की बात करें तो उस माइक्रो मार्केट में कितनी ऑफिस एब्जॉर्प्शन है, वहां पे कॉर्पोरेट्स की कितनी जरूरत है, आने वाले 5 साल में कितनी वहां पे इंडस्ट्री लगेंगी, कितने कॉर्पोरेट हाउस वहां शिफ्ट करेंगे, तो ये सारा डेटा ड्रिवन है। जहां पे ये डिमांड है वहां पे कमर्शियल के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती रहेगी, और कमर्शियल हमेशा महंगा ही बिकेगा रेजिडेंशियल से। जहां पे ये डिमांड नहीं है वहां पे सिर्फ रेजिडेंशियल ही हाउसिंग है, तो वहां पे हमेशा रेजिडेंशियल ज्यादा प्राइस कमांड करेगा कमर्शियल ऑफिस स्पेस से। सो ये इकोसिस्टम में हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी माइक्रो मार्केट की बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे आपने बात किया कि एक जनरल रूल है, तो जनरल रूल बिल्कुल ऐसी है कि कमर्शियल रियल एस्टेट हमेशा ही रेजिडेंशियल से महंगी होती है, एंड ये वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है, और यहाँ पे भी मेजोरिटी माइक्रो मार्केट्स में ऐसे ही बिहेवियर है। अब आगे आने वाली बात है कि कमर्शियल ज्यादा अच्छा करेगा कि रेजिडेंशियल। तो इस टाइम तो सिंस द इकोनॉमी इज बूमिंग, द ग्रोथ फैक्टर्स आर देयर, अगर हम ऐसे ही चलता रहे और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो डेफिनेटली दोनों में ही इजाफा होगा। रेजिडेंशियल में भी ग्रोथ देखी जाएगी और कमर्शियल रियल एस्टेट में भी ग्रोथ देखी जाएगी, बिकॉज बोथ गोज हैंड इन ग्लव। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बड़े जी। सारे माइक्रो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र में कमर्शियल की एब्जॉर्प्शन लेवल्स क्या हैं। अगर एब्जॉर्प्शन है तो रेटों पे प्रेशर नहीं आएगा, रेट अच्छे से उछाल देखने को मिलेगा। दीपक कपूर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए हमने आपके सामने आपके जो ज्वलंत क्वेश्चन थे कि खासकर प्रॉपर्टी के प्राइसिंग को लेकर, दिल्ली एनसीआर की मार्केट्स को लेकर, 2025 में रियल एस्टेट को लेकर क्या हो सकता है प्राइसिंग के तौर पर, और दो बड़े एक्सपर्ट से आपको एक व्यू पॉइंट तो दिलवा दिया। अगले कार्यक्रम का इंतज़ार कीजिए, कुछ और नया, कुछ और बेहतर आपके लिए हम लेके आएंगे। नमस्कार।